नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। अनु शर्मा क्लासेस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग आचार्य रामचंद्र के शुक्ल जी के ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास का वाचन कर रहे हैं, जिसमें हम लोग आधुनिक काल में हैं, जिसका चौथा प्रकरण हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें मैथिली शरण गुप्त जी के बारे में पढ़ेंगे। तो गुप्त जी नक्षत्र निपात सन 1914, अनुरोध सन 1915, पुष्पांजलि 1917, स्वयं आगत 1918 इत्यादि कविता ध्यान देने योग्य। पुष्पांजलि और स्वयं आगत की कुछ पंक्तियाँ आगे देखिए। मेरे आंगन का एक फूल सौभाग्य भाव से मिला हुआ, श्वासोच्छ्वासन से हिला हुआ, संसार बिटप में खिला हुआ, झड़ पड़ा अचानक झूल झूल। तेरे घर के द्वार बहुत हैं, किससे होकर आऊँ मैं, सब द्वारों पर भीड़ बड़ी है, कैसे भीतर जाऊँ मैं। इसी प्रकार गुप्त जी की और भी बहुत सी गीतात्मक रचनाएं हैं, जैसे निकल रही हैं उर से आ, ताक रहे सब मेरी राह, चातक बढ़ा चातक खड़ा, चोंच खोले हैं संपुट खोले सीप खड़ी, मैं अपना घट लिए खड़ा हूँ, अपनी अपनी हमें पड़ी, प्यारे तेरे कहने से जो यहाँ अचानक मैं आया, दीप्ति बढ़ी दीपों की सहसा, मैंने भी ली सांस कहाँ। सो जाने के लिए जगत का यह प्रकाश है जाग रहा, किंतु उसी बुझते प्रकाश में डूब उठा मैं और वहाँ निरुद्देश्य नख रेखाओं में मेरी तेरी मूर्ति आहा। मुकुटधर पांडे। अब हम लोग मुकुटधर पांडे जी के पढ़ेंगे। गुप्त जी तो जैसा पहले कहा जा चुका है, किसी विशेष पद्धति या वाद में न बनकर कई पद्धतियों पर अब तक चले आ रहे हैं, पर मुकुटधर जी बराबर नूतन पद्धति ही पर चले। उनकी इस ढंग की प्रारंभिक रचनाओं में आंसू, उद्गार इत्यादि ध्यान देने योग्य हैं। कुछ नमूने देखिए। हुआ प्रकाश तमोमय मग में, मिला मुझे तो तत्क्षण जग में, दंपत के मधुमय विलाप में, शिशु के स्वप्नोत्पन्न हास में, तथा तब वन्य कुसुम के शुचि सुवास में क्रीड़ा स्थान। फिर 1917 में फिर मेरे जीवन की लघु तरणी आँखों के पानी में तर जा, मेरे उड़का छिपा खजाना अहंकार का भाव पुराना, बना आज तू मुझे दीवाना, तप्त श्वेत बूंदों में ढर जा। जब संध्या को हट जावे की भीड़ महान, तब जाकर मैं तुम्हें सुनाऊंगा निज गान, शून्य कक्ष के अथवा कोने में ही एक बैठ तुम्हारा करूं वहाँ नीरव अभिषेक। पंडित बद्रीनाथ भट्ट जी के बारे में पढ़ेंगे। भट्ट जी भी सन 1913 से पहले भी भाव व्यंजक और अनूठे गीत रचते आ रहे थे। दो पंक्तियाँ देखिए। दे रहा दीपक जलकर फूल, रोपी उज्ज्वल प्रभा पताका, अंधकार है सूल। अब श्री पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी के बारे में पढ़ेंगे। बख्शी जी के भी इस ढंग के कुछ गीत सन 1915-16 के आसपास मिलेंगे। ये कवि जगत और जीवन के विस्तृत क्षेत्र के बीच नई कविता का संचार करना चाहते थे। ये प्रकृति के साधारण असाधारण सब रूपों पर प्रेम दृष्टि डालकर उसके रहस्य भरे सच्चे संकेतों को परख कर भाषा को अधिक चित्रमय, सजीव और मार्मिक रूप देकर कविता का एक अकृत्रिम स्वच्छंद भाग निकाल रहे थे। भक्ति क्षेत्र में उपास्य की एक देशीय या धर्म विशेष में प्रतिष्ठित भावना के स्थान पर सार्वभौम भावना की ओर बढ़ रहे थे, जिसमें सुंदर रहस्यात्मक संकेत भी रहते थे। अतः हिंदी कविता की नई धारा का प्रवर्तक इन्हीं को विशेषतः श्री मैथिली शरण गुप्त और मुकुटधर पांडे को समझना चाहिए। तो देखिए, नई हिंदी कविता की नई धारा के प्रवर्तक किसे किसे मान रहे हैं शुक्ल जी, मैथिली शरण गुप्त और मुकुटधर पांडे जी को। ठीक है दोस्तों, इस दृष्टि से छायावाद का रूप रंग खड़ा करने वाले कवियों के संबंध में अंग्रेजी या बंगला की पर समीक्षाओं से उठती हुई इस प्रकार की पदावली का कोई अर्थ नहीं। इन कवियों के मन में एक आंधी उठ रही थी, जिसमें आंदोलित होते हुए वे उड़े जा रहे थे। एक नूतन वेदना की छटपटाहट थी, जिसमें सुख की मीठी अनुभूति भी लुकी हुई थी। रूढ़ियों के भार से दबी हुई युग की आत्मा अपनी अभिव्यक्ति के लिए हाथ पैर मार रही थी। न कोई आंधी थी, न तूफान, न कोई नई कसक थी, न वेदना, न प्राप्त युग की नाना परिस्थितियों का हृदय पर कोई नया आघात था, न उसका आहत नाद। इन बातों का कुछ अर्थ तब हो सकता था जब
काव्य का प्रवाह ऐसी भूमियों की ओर मुड़ता जिन पर ध्यान न दिया गया रहा होता। छायावाद के पहले नए नए मार्मिक विषयों की ओर हिंदी कविता प्रवृत्त होती आ रही थी। कसर थी तो आवश्यक और व्यंजक शैली की, कल्पना और संवेदना के अधिक योग की। तात्पर्य यह कि छायावाद जिस आकांक्षा का परिणाम था, उसका लक्ष्य केवल अभिव्यंजना की रोचक प्रणाली का विकास था, जो धीरे धीरे अपने स्वतंत्र धर्रे पर श्री मैथिली शरण गुप्त, श्री मुकुटधर पांडे आदि के द्वारा हो रहा था। गुप्त जी और मुकुटधर पांडे आदि के द्वारा स्वच्छंद नूतन धारा चली ही थी कि श्री रविंद्रनाथ ठाकुर की उन कविताओं की धूम हुई जो अधिकतर पाश्चात्य ढांचे का आध्यात्मिक रहस्यवाद लेकर चली थी। परंतु ईसाई संतों के छायावास, फैंटासमाटा तथा यूरोपीय काव्य क्षेत्र में प्रवर्तित आध्यात्मिक प्रतीकवाद, सिंबॉलिज्म के अनुकरण पर रची जाने के कारण बंगला में ऐसी कविताएं छायावाद कही जाने लगी। यह वाद क्या प्रकट हुआ? एक बने बनाए रास्ते का दरवाजा सा खुल पड़ा और हिंदी के कुछ नए कवि उधर एक बार की झुक पड़े। यह अपना क्रमशः बनाया हुआ रास्ता नहीं था। इनका दूसरे साहित्य क्षेत्र में प्रकट होना, कई कवियों का इस पर एक साथ चल पड़ना और कुछ दिनों तक इसके भीतर अंग्रेजी और बंगला की पदावली का जगह जगह ज्यों का त्यों अनुवाद रखा जाना, ये बातें मार्ग की स्वतंत्र उद्भावना नहीं सूचित करती। छायावाद नाम चल पड़ने का परिणाम यह हुआ कि बहुत से कवि रहस्यात्मकता, अभिव्यंजना के लाक्षणिक विचित्र वस्तुविन्यास की विशृंखलता, चित्रमयी भाषा और मधुमयी कल्पना को ही साध्य मानकर चले। शैली की इन विशेषताओं की दूरारूढ़ साधना में ही लीन हो जाने के कारण अर्थ भूमि के विस्तार की ओर उनकी दृष्टि न रही। विभाव पक्ष या तो शून्य अथवा अनिर्दिष्ट रह गया। इस प्रकार प्रसारणोन्मुख काव्य क्षेत्र बहुत कुछ संकुचित हो गया। असीम और अज्ञात प्रीतम के प्रति अत्यंत चित्रमय भाषा में अनेक प्रकार के प्रेमोद्गार तक की काव्य की गतिविधि पर प्रायः बंध गई है। हृतंत्री की झंकार, नीरव संदेश, अभिसार, अनंत प्रतीक्षा, प्रियतम का दबे पाँव आना, आँख मिचौली, मद में झूमना, विभोर होना इत्यादि के साथ साथ शराब प्याला, शाकी आदि सूफी कवियों के पुराने सामान भी इकट्ठे किए गए। कुछ हेर फेर के साथ वही बंधी पदावली, वेदना का वही प्रकांड प्रदर्शन, कुछ विशृंखलता के साथ प्रायः सब कविताओं में मिलने लगा। अज्ञेय और अव्यक्त ही रखकर काम वासना के शब्दों में प्रेम व्यंजना भारतीय काव्यधारा में कभी नहीं चली। यह स्पष्ट बात हमारे यहाँ वह भी था कि प्रवृत्तियों वाले को अच्छी नहीं लगती। इससे खिन्न होकर वे उपनिषद से लेकर तंत्र और योग मार्ग तक की दौड़ लगाते हैं। उपनिषद में आए हुए आत्मा के पूर्ण आनंद स्वरूप के निर्देश, ब्रह्मानंद की अपरिमेयता को समझाने के लिए स्त्री पुरुष संबंध वाले दृष्टांत या उपमाएं, योग के सहस्त्र दल कमल आदि की भावना के बीच वे से बड़े संतोष के साथ उद्धृत करते हैं। यह सब करने के पहले उन्हें समझना चाहिए कि जो बात ऊपर कही गई उसका तात्पर्य क्या है। यह कौन कहता है कि मतांतरों की साधना के क्षेत्र में रहस्य मार्ग नहीं चले। योग रहस्य मार्ग है, तंत्र रहस्य मार्ग है, रसायन भी रहस्य मार्ग है, पर यह सब साधनात्मक है, प्रकृत भावभूमि या काव्य भूमि के भीतर चले हुए मार्ग नहीं। भारतीय परंपरा का कोई कवि मणिपुर, अनाहत आदि के चक्रों को लेकर तरह तरह के रंगमहल बनाने में प्रवृत्त नहीं हुआ। संहिताओं में अनेक प्रकार की बातों का संग्रह है। उपनिषदों में ब्रह्म और जगत, आत्मा और परमात्मा के संबंध में कई प्रकार के मत हैं। वे काव्य ग्रंथ नहीं हैं। उनमें इधर उधर काव्य का जो स्वरूप मिलता है वह ऐतिह्य, कर्मकांड, दार्शनिक चिंतन, सांप्रदायिक गुह्य साधना, मंत्र तंत्र, जादू टोना आदि बहुत सी बातों में उलझा हुआ है। विशुद्ध काव्य का निखरा हुआ स्वरूप पीछे अलग हुआ। रामायण का आदिकाल कहलाना साफ यही सूचित करता है। संहिताओं और उपनिषदों को कभी किसी ने काव्य नहीं कहा। अब सीधा सवाल यह रह गया कि क्या वाल्मीकि से लेकर पंडित राज जगन्नाथ तक कोई एक भी ऐसा कवि बताया जा सकता है जिसने अज्ञेय और अव्यक्त को अज्ञेय और अव्यक्त ही रहकर प्रियतम बनाया हो और उसके प्रति कामुकता के शब्दों में प्रेम व्यंजना की हो। कबीरदास किस प्रकार हमारे यहाँ के ज्ञानवाद और सूफियों के भावात्मक रहस्यवाद को लेकर चले, यह हम पहले दिखा आए हैं। उसी भावात्मक रहस्य परंपरा का नूतन भाव भंगी और लाक्षणिकता के साथ आविर्भाव है। बहुत रमणीय है, कुछ लोगों को अत्यंत रुचिकर है, यह और बात है। प्रणय वासना का यह उद्गार आध्यात्मिक पर्दे में ही छिपा न रह सका। हृदय की सारी काम वासनाएं
इंद्रियों के सुख विलास की मधुर और रमणीय सामग्री के बीच एक बंधी हुई रूढ़ी पर व्यक्त होने लगे। इस प्रकार रहस्यवाद से संबंध न रखने वाली कविताएं भी छायावाद ही कही जाने लगी। अतः छायावाद शब्द का प्रयोग रहस्यवाद तक ही न रहकर काव्य शैली के संबंध में प्रतीकवाद सिम्बोलिज्म के अर्थ में होने लगा। छायावाद की इस धारा के आने के साथ ही साथ अनेक लेखक नवयुग के प्रतिनिधि बनकर यूरोप के साहित्य क्षेत्र में प्रवर्तित काव्य और कला संबंधी अनेक नए पुराने सिद्धांत सामने लाने लगे। कुछ दिन कलावाद की धूम रही और कहा जाता रहा कला का उद्देश्य कला ही है। इस जीवन के साथ काव्य का कोई संबंध न रखने वाले उसकी दुनिया ही और है। किसी काव्य के मूल्य का निर्धारण जीवन की किसी वस्तु के मूल्य के रूप में नहीं हो सकता। काव्य तो एक लोकातीत वस्तु है, कभी एक प्रकार का रहस्यदर्शी श्रेया या पैगंबर है। इस प्रकार क्रोचे के अभिव्यंजनावाद को लेकर बताया गया कि काव्य में वस्तु या वर्ण विषयक कुछ नहीं, जो कुछ है वह अभिव्यंजना के ढंग का अनूठापन है। इन दोनों वादों के अनुसार काव्य का लक्ष्य उसी प्रकार सौंदर्य की दृष्टि या योजना कहा गया जिस प्रकार बेल बूटे या नक्काशी का। कवि कल्पना प्रत्यक्ष जगत से अलग एक रमणीय स्वप्न घोषित किया जाने लगा और कवि सौंदर्य भावना के मध्य में झूमने वाला एक लोकातीत जीव। कला और काव्य की प्रेरणा का संबंध स्वप्न और काम वासना से बताने वाला मत भी इधर उधर उद्धृत हुआ। सारांश यह कि इस प्रकार के अनेक वाद प्रवाद पत्र पत्रिकाओं में निकलते रहे। छायावाद की कविता की पहली दौड़ तो वंग भाषा की रहस्यात्मक कविताओं के सजीले और कोमल मार्ग पर हुई, पर उन कविताओं की बहुत कुछ गतिविधि अंग्रेजी वाक्य खंडों के अनुसार अनुवाद द्वारा संग्रहित देख अंग्रेजी काव्यों से परिचित हिंदी कवि सीधे अंग्रेजी से तरह तरह के लाक्षणिक प्रयोग लाकर उनके ज्यों के तो अनुवाद जगह जगह अपनी रचनाओं में जड़ने लगे। कनक प्रभात विचारों में बच्चों की सांस स्वर्ण समय प्रथम मधु बाल तारिकाओं की तान स्वप्निल क्रांति और ऐसे प्रयोग अजायब घर के जानवरों की तरह उनकी रचनाओं के भीतर इधर उधर मिलने लगे। निराला जी की शैली कुछ अलग रही। उसमें लाक्षणिक वैचित्र का उतना आग्रह नहीं पाया जाता जितना पदावली की तड़क भड़क और पूरे वाक्य के वैलक्षण्य का। केवल भाषा के प्रयोग वैचित्र तक ही बात न रही, ऊपर जिन अनेक यूरोपीय वादों और प्रवादों का उल्लेख हुआ है उन सबका प्रभाव भी छायावाद कही जाने वाली कविताओं के स्वरूप पर कुछ न कुछ पड़ता रहा। कलावाद और अभिव्यंजनावाद का पहला प्रभाव यह दिखाई पड़ा कि काव्य में भावानुभूति के स्थान पर कल्पना का विधान ही प्रधान समझा जाने लगा और कल्पना अधिकतर अप्रस्तुतों की योजना करने तथा लाक्षणिक मूर्तिमत्ता और विचित्रता लाने में ही वृत्त हुई। प्रकृति के नाना रूप और व्यापार इसी प्रस्तुत योजना के काम में लाए गए। सीधे उनके मर्म की ओर हृदय प्रवृत्त न दिखाई पड़ा। पंत जी अलबत्ता प्रकृति के कमनीय रूपों की ओर कुछ रुक कर हृदय रमाते पाए गए। दूसरा प्रभाव यह देखने में आया कि अभिव्यंजना प्रणाली या शैली की विचित्रता ही सब कुछ समझी गई। नाना अर्थभूमियों पर काव्य का प्रसार रुक सा गया। प्रेम क्षेत्र कहीं आध्यात्मिक कहीं लौकिक के भीतर ही कल्पना की विचित्र विधायनी क्रीड़ा के साथ प्रकांड वेदना औत्सुक्य उन्माद आदि की व्यंजना तथा क्रीड़ा से दौड़ी हुई प्रिय के कपोलों पर की ललाई हाव भाव मधुर श्राव अश्रु प्रवाह इत्यादि के रंगीले वर्णन ही अनेक कवि अब तक पूर्ण तृप्त दिखाई देते हैं। जगत और जीवन के नाना मार्मिक पक्षों की ओर उनकी दृष्टि नहीं है। बहुत से नए रसिक प्रश्वेत गंध युक्त छिपछिपाती और भिनभिनाती भाषा को ही सब कुछ समझने लगे हैं। लक्षणा शक्ति के सहारे अभिव्यंजना प्रणाली या काव्य शैली का अवश्य बहुत अच्छा विकास हुआ है, पर अभी तक कुछ बंधे हुए शब्दों की रूढ़ी चल रही है। रीतिकाल की श्रृंगारिक कविता कभी रहस्य का पर्दा डालकर कभी खुले मैदान अपनी कुछ अदा बदल कर फिर प्राय सारा काम छेक कर चल रही है। कलावाद के प्रसंग में बार बार आने वाली सौंदर्य शब्द के कारण बहुत से कवि बेचारे स्वर की अप्सराओं को पर लगाकर कोह काफ की परियों या बिहिस्त के फरिश्ता की तरह उड़ाते हैं। सौंदर्य चयन के लिए इंद्रधनुषी बादल, उषा, विकच कलिका, पराग, सौरभ, स्मित आनंद, अधर पल्लव इत्यादि बहुत ही सुंदर और मधुर सामग्री प्रत्येक कविता में जुटाना आवश्यक समझते हैं। स्त्री के नाना अंगों के आरोप के बिना वे प्रकृति के किसी दृश्य के सौंदर्य की भावना ही नहीं कर सकते। कला की पुकार के कारण यूरोप में गीत मुक्तकों लिरिक्स का ही अधिक चलन देखकर यहाँ भी उसी का जमाना यह बताकर कहा जाने लगा
कि अब ऐसी लंबी कविताएं पढ़ने की किसी को फुर्सत कहाँ, जिनमें कुछ इतिवृत्त भी मिला रहता हो। अब तो विशुद्ध काव्य की सामग्री जुटाकर सामने रख देनी चाहिए, जो छोटे छोटे प्रगीत मुक्तकों में ही संभव है। इस प्रकार काव्य में जीवन को अनेक परिस्थितियों की ओर ले जाने वाले प्रसंगों या आख्यानों की उद्भावना बंद सी हो गई। खैरियत यह हुई कि कलावाद की उस रस वर्जनी सीमा तक लोग नहीं बढ़े जहाँ तक यह कहा जाता है कि रसानुभूत के रूप में किसी प्रकार का भाव जगाना तो वक्ताओं का काम है। कलाकार का काम तो केवल कल्पना द्वारा बेलबूटे या बारात की फुलवारी की तरह शब्दमयी रचना खड़ी करके सौंदर्य की अनुभूति उत्पन्न करना है। हृदय और वेदना का पक्ष छोड़ा तो नहीं गया है। इससे काव्य के प्रकृत स्वरूप के तिरोभाव की आशंका नहीं है, पर छायावाद और कलावाद के सहसा आ धमकने से वर्तमान काव्य का बहुत सांस एक बधु लेख के भीतर सिमट गया। नाना अर्थभूमियों पर न जाने पाया, यह अब अवश्य कहा जाएगा। छायावाद की शाखा के भीतर धीरे धीरे काव्य शैली का बहुत अच्छा विकास हुआ, इसमें संदेह नहीं। उसमें भावावेशों की आकुल व्यंजना, लाक्षणिक वैचित्र, मूर्ति प्रत्यक्षीकरण, भाषा की वक्रता, विरोध, चमत्कार, कोमल पदविन्यास इत्यादि काव्य का स्वरूप संगठित करने वाली प्रचुर सामग्री दिखाई पड़ी। भाषा की परिमार्जन काल में किस प्रकार खड़ी बोली की कविता के सूखे रूप में उबकर कुछ कवि उसमें सरसता लाने के चिन्ह दिखा रहे थे, यह कहा जा चुका है। अतः आध्यात्मिक रहस्यवाद का नूतन रूप हिंदी में न आता तो शैली और अभिव्यंजना पद्धति की उक्त विशेषताएं क्रमशः स्फुरित होती और उनका स्वतंत्र विकास होता। हमारी काव्य भाषा में लाक्षणिकता का कैसा अनूठा आभास घनानंद की रचनाओं में मिलता है, यह हम दिखा चुके हैं। छायावाद जहाँ तक आध्यात्मिक प्रेम लेकर चला है, वहाँ तक तो रहस्यवाद के ही अंतर्गत रहा है। उसके आगे प्रतीकवाद या चित्र भाषावाद, सिम्बॉलिज्म नाम की काव्य शैली के रूप में गृहीत होकर भी वह अधिकतर प्रेमगान ही करता रहा है। हर्ष की बात है कि अब कभी उस संकीर्ण क्षेत्र से बाहर निकलकर जगत और जीवन के और मानवीय पक्षों की ओर बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। इसी के साथ काव्य शैली में प्रतिक्रिया के प्रदर्शन व नएपन की नुमाइश का शौक भी घट रहा है। अब अपनी शाखा की विशिष्टता को विभिन्नता की हद पर ले जाकर दिखाने की प्रवृत्ति का वेग क्रमशः कम तथा रचनाओं को सुव्यवस्थित और अर्थगर्भित रूप देने की रुचि क्रमशः अधिक होती दिखाई पड़ती है। स्वर्गीय जयशंकर प्रसाद जी अधिकतर तो विरह वेदना के नाना सजीले शब्द पथ निकालते तथा लौकिक और अलौकिक प्रणय मधुगान ही करते रहे, पर इधर लहर में कुछ ऐतिहासिक वृत्त लेकर छायावाद की चित्रमयी शैली की विस्तृत अर्थभूमि पर ले जाने का प्रयास भी उन्होंने किया और जगत के वर्तमान दुख द्वेषपूर्ण मानव जीवन का अनुभव करके इस जले जगत के वृंदावन बन जाने की आशा भी प्रकट की तथा जीवन के प्रभात को जगाया। इसी प्रकार श्री सुमित्रानंदन पंत ने गुंजन में, तो देखिए क्या किस किस रचनाओं का नाम शुक्ल जी ले रहे हैं, आप लोग ध्यान रखते जाइएगा। इनके गुंजन के और उनके लहर का उन्होंने जिक्र किया है। सौंदर्य चयन से आगे बढ़ जीवन के नित्य स्वरूप पर भी दृष्टि डालिए। सुख दुख दोनों के साथ अपने हृदय का सामंजस्य किया और जीवन की गति में भी लय का अनुभव किया है। बहुत अच्छा होता यदि पंत जी उसी प्रकार जीवन के अनेक परिस्थितियों को नित्य रूप में लेकर अपनी सुंदर चित्रमयी प्रतिभा को अग्रसर करते, जिस प्रकार उन्होंने गुंजन और युगांत में किया है। युगवाणी में उनकी वाणी बहुत कुछ वर्तमान आंदोलनों की प्रतिध्वनि के रूप में परिणत होती दिखाई पड़ी है। केवल इतना ही आपसे अगर कह देगा कि युगवाणी में उनकी वाणी बहुत कुछ वर्तमान आंदोलनों और प्रतिध्वनि के रूप में होती दिखाई पड़ी है। यह कथन नथिल शरण गुप्त के युगवाणी के बारे में किसका है, तो आपको पता होना चाहिए, आचार्य शुक्ल जी का। ठीक है। निराला जी की रचना का क्षेत्र तो पहले से ही बहुत कुछ विस्तृत रहा। उन्होंने जिस प्रकार तुम और मैं में उस नाद वेग आकार सार का गान किया, जूही की कली, देखिए जूही की कली शेफालिका में उन्माद प्रणय चेष्टाओं के पुष्प चित्र खड़े किए, उसी प्रकार जागरण वीणा बजाई, इस जगत के बीच विधवा की विधुर और करुण मूर्ति खड़ी की और इधर आकर इलाहाबाद के पथ पर तोड़ती पत्थर। देखिए ये बहुत इम्पोर्टेंट कविता है, आप लोग ध्यान दीजिएगा ना। एक पत्थर तोड़ती दिन स्त्री के माथे के पर के श्रम सीकर दिखाए। सारांश यह कि अब शैली के वैलक्षण्य द्वारा प्रतिक्रिया प्रदर्शन का वेग कम हो जाने से अर्थभूमि के रमणीय प्रसार के चिन्ह भी छायावादी कहे जाने वाले कवियों की रचनाओं में दिखाई पड़ रहे
हैं। इधर हमारे साहित्य क्षेत्र की प्रवृत्तियों का परिचालन बहुत कुछ पश्चिम से होता है। कला में व्यक्तित्व की चर्चा खूब फैलने से कुछ कवि लोग के साथ अपना मेल न मिलने की अनुभूति की बड़ी लंबी चौड़ी व्यंजना कुछ मार्मिकता और कुछ फक्कड़पन के साथ करने लगे हैं। भाव क्षेत्र में असामंजस्य की इस अनुभूति का भी एक स्थान अवश्य है, पर यह कोई व्यापक या स्थायी मनोवृत्ति नहीं। हमारा भारतीय काव्य उस भूमि की ओर प्रवृत्त रहा है जहाँ जाकर प्रायः सब हृदयों का मेल हो जाता है। वह सामंजस्य को लेकर अनेकता में एकता को लेकर चलता है, असामंजस्य को लेकर नहीं। उपर्युक्त परिवर्तनवाद और छायावाद को लेकर चलने वाली कविताओं के साथ साथ दूसरी धाराओं की कविताएं भी विकसित होती हुई चल रही हैं। द्विवेदी काल में परिवर्तित विविध वस्तु भूमियों पर प्रसन्न प्रवाह के साथ चलने वाली काव्यधारा सर्वश्री। अब देखिए किन किन लेखकों का इन्होंने नाम लिया है। मैथिली शरण ठाकुर गोपाल शरण सिंह, अनूप शर्मा, श्याम नारायण पांडे, है ना, पुरोहित, प्रताप नारायण, तुलसीराम शर्मा, दिनेश इत्यादि अनेक कवियों की वाणी के प्रसाद से विविध प्रसंग, आख्यान और विषय लेकर निथरती तथा प्रौढ़ और प्रगल्भ होती चली आ रही है। उसकी अभिव्यंजना प्रणाली में अब अच्छी सरसता और सजीवता तथा अपेक्षित वक्रता का भी विकास होता चल रहा है। यद्यपि कई वादों के कूद पड़ने और प्रेम गान की परिपाटी लव लिरिक्स, है ना, लव लिरिक्स का फैशन चल पड़ने के कारण अर्थभूमि का बहुत कुछ संकोच हो गया और हमारे वर्तमान काव्य का बहुत सा भाग कुछ रूढ़ियों को लेकर एक बंधी लीक पर बहुत दिनों तक चला। फिर स्वाभाविक स्वच्छंदता, ट्रू रोमांटिसिज्म के उस नूतन पथ को ग्रहण करके कई कवि चले, जिसका उल्लेख पहले हो चुका है। पंडित राम नरेश त्रिपाठी के संबंध में द्वितीय उत्थान के भीतर कहा जा चुका है। तृतीय उत्थान के आरंभ में मुकुटधर पांडे की रचनाएं छायावाद के पहले किस प्रकार नूतन स्वच्छंद मार्ग निकाल रही थी, यह भी हम दिखा आए हैं। मुकुटधर जी की रचनाएं नृत्य प्राणियों के गतिविधि का भी राग रहस्यपूर्ण परिचय देती हुई स्वाभाविक स्वच्छंदता की ओर झुकती मिलेंगी। प्रकृति प्रांगण के चर अचर प्राणियों का रागपूर्ण परिचय, उनकी गतिविधि पर आत्मीयता व्यंजक दृष्टिपात, सुख दुख में उनके साहचर्य की भावना, यह सब बातें स्वाभाविक स्वच्छंदता के परिचिह्न हैं। सर्वश्री, अब देखिए यहाँ पे कितने लेखकों का नाम शुक्ल जी ने लिया है। सिया राम शरण गुप्त, सुभद्रा कुमारी चौहान, ठाकुर गुरुभक्त सिंह, उदय शंकर भट्ट इत्यादि, है ना, इत्यादि कई कवि विस्तृत अर्थभूमि पर स्वाभाविक स्वच्छंदता का मर्म पथ ग्रहण करके चल रहे हैं। वे न तो केवल नवीनता के प्रदर्शन के लिए छंदों का तिरस्कार करते हैं, न उन्हीं में एक बारगी बंधकर चलते हैं। वे प्रसंग के अनुकूल परंपरागत पुराने छंदों का व्यवहार और नए ढंग के छंदों तथा चरण व्यवस्थाओं का विधान भी करते हैं। व्यंजक, चित्र विन्यास, लाक्षणिकता, वक्रता और मूर्तिमत्ता, सरस पदावली आदि का भी सहारा लेते हैं, पर इन्हीं बातों को सब कुछ नहीं समझते। एक छोटे से घेरे में इनके प्रदर्शन मात्र से वे संतुष्ट नहीं दिखाई देते। उनकी कल्पना इस व्यक्त जगत और जीवन की अनंत वीथियों में हृदय को साथ लेकर विचरने के लिए आकुल दिखाई देती है। तृतीयोत्थान की प्रवृत्तियों के इस संक्षिप्त विवरण से ब्रजभाषा काव्य परंपरा के अतिरिक्त इस समय चलने वाली खड़ी बोली की तीन मुख्य धाराएं स्पष्ट हुई होंगी। द्विवेदी काल की क्रमशः विस्तृत और परिष्कृत होती हुई धारा, छायावाद कही जाने वाली धारा तथा स्वाभाविक स्वच्छंदतावाद को लेकर चलती हुई धारा, जिसके अंतर्गत राजनीति और सामाजिक परिवर्तन की लालसा व्यक्त करने वाली शाखा भी हम ले सकते हैं। ये धाराएं वर्तमान काल में चल रही हैं और अभी इतिहास की सामग्री नहीं बनी है, इसलिए इनके भीतर की कुछ कृतियों और कुछ कवियों का थोड़ा सा विवरण देकर ही हम संतोष करेंगे। इनके बीच मुख्य भेद वस्तु विधान और अभिव्यंजन कला के रूप में परिणाम में है, पर काव्य की भिन्न भिन्न धाराओं के भेद इतने निर्दिष्ट नहीं हो सकते कि एक की कोई विशेषता दूसरे में कहीं दिखाई ही न पड़े। जबकि धाराएं साथ साथ चल रही हैं तब उनका थोड़ा बहुत प्रभाव एक दूसरे पर पड़ेगा ही। एक धारा का कवि दूसरी धारा की किसी विशेषता में भी अपनी कुछ निपुणता दिखाने की कभी कभी इच्छा कर सकता है। धाराओं का विभाग सबसे अधिक सामान्य प्रवृत्ति देखकर ही किया जा सकता है। फिर भी दो चार कवि ऐसे रह जाएंगे जिनमें सब धाराओं की विशेषता समान रूप से पाई जाएंगी, जिनकी रचनाओं का स्वरूप मिला जुला होगा। कुछ विशेष प्रवृत्ति होगी भी तो व्यक्तिगत होगी। अब देखिए पहला ब्रजभाषा काव्य परंपरा दिया है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा पढ़ते हैं, ठीक है। जैसा कि द्वितीयोत्थान के संत में कहा जा चुका है, ब्रजभाषा की काव्य परंपरा भी चल रही है। यद्यपि खड़ी बोली का चलन हो जाने से अब ब्रजभाषा की रचनाएं प्रकाशित बहुत कम होती हैं, पर अभी देश में न जाने कितने कवि नगरों और ग्रामों
में बराबर ब्रजवाणी की रसधारा बहाते चल रहे हैं। जब कहीं किसी स्थान पर कवि सम्मेलन होता है तब न जाने कितने अज्ञात कवि आकर अपनी रचनाओं से लोगों को तृप्त कर जाते हैं। रत्नाकर जी की उद्धव शतक ऐसी, देखिए उद्धव शतक है ना, उसकी चर्चा उन्होंने की है। रत्नाकर जी की ऐसी उत्कृष्ट रचनाएं, उद्धव शतक ऐसी उत्कृष्ट रचनाएं इस उत्थान में ही निकली थी। सर्गबद्ध प्रबंध काव्यों में हमारा बुद्ध चरित संवत 1979 में प्रकाशित हुआ, जिसमें भगवान बुद्ध का लोक पालन चरित उसी परंपरागत काव्य भाषा में वर्णित है जिसमें रामकृष्ण की लीला का अब भी घर घर गान होता है। श्री वियोगी हरि जी को वीर सतसती, देखो वियोगी हरि जी की वीर सतसई पर मंगला प्रसाद पारितोषिक मिला हुआ है। किस पे? वीर सतसई वियोगी हरि जी को मंगला प्रसाद पारितोषिक मिला है, जो बहुत बड़ी बात थी उस समय से। ठीक है दोस्तों, बहुत दिन नहीं हुए देव पुरस्कार से पुरस्कृत श्री दुलारे लाल भार्गव के दोहे बिहारी के रास्ते पर ही चल रहे हैं। अयोध्या के श्री रामनाथ ज्योतिषी के रामचंद्रोदय काव्य की रामचंद्रोदय किसकी कविता है? रामनाथ ज्योतिषी की है ना, के लिए देव पुरस्कार थोड़े ही दिन हुए मिला है। मेवाड़ के श्री केसरी सिंह मेवाड़ के श्री केसरी सिंह बारहट का प्रताप चरित वीररस का एक बहुत उत्कृष्ट काव्य है, जो संवत 1992 में प्रकाशित हुआ था। पंडित गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की सरस कविताओं की धूम कवि सम्मेलनों में बराबर रहा करती है। प्रसिद्ध कलाविद राय कृष्णदास जी का ब्रज रज इसी तृतीय उत्थान के भीतर प्रकाशित हुआ। इधर श्री उमा शंकर वाजपेयी उमेश जी की ब्रज भारती में ब्रजभाषा बिल्कुल नई सजधज के साथ दिखाई पड़ी है। हम नहीं चाहते और शायद कोई भी नहीं चाहेगा कि ब्रजभाषा की काव्य की धारा लुप्त हो जाए। उसे यदि इस काल में भी चलना है तो वर्तमान भावों को ग्रहण करने के साथ ही साथ भाषा का भी कुछ परिष्कार करना पड़ेगा। उसे चलती ब्रजभाषा के अधिक मेल में लाना होगा। अप्रचलित संस्कृत शब्दों को भी अब बिगड़े रूपों में रखने की आवश्यकता नहीं है। बुद्ध चरित्र काव्य में भाषा के संबंध में हमने इसी पद्धति का अनुसरण किया था और कोई बाधा नहीं दिखाई पड़ी थी। द्विवेदी काल में प्रवर्तित खड़ी बोली की काव्यधारा, इस धारा का प्रवर्तन द्वितीय उत्थान में इस बात को लेकर हुआ था कि ब्रजभाषा के स्थान पर अब प्रचलित खड़ी बोली में कविता होनी चाहिए। श्रृंगार रस के कवित्त सवैये बहुत लिखे जा चुके, अब और विषयों को लेकर तथा छंदों में भी रचना चलनी चाहिए। खड़ी बोली की पद्यों में अच्छी तरह ढलने में जो काल लगा, उसके भीतर की रचना तो बहुत कुछ इतिवृत्तात्मक रही, पर इसी तृतीय उत्थान में आकर यह काव्यधारा कल्पनान्वित, भावाविष्ट और अभिव्यंजनात्मक हुई। भाषा का कुछ दूर तक चलता हुआ स्निग्ध, प्रसन्न और प्रांजल प्रवाह इस धारा की सबसे बड़ी विशेषता है। खड़ी बोली वास्तव में इसी धारा के भीतर मंजी है। भाषा का मंजना वही संभव होता है जहाँ उसकी अपनी गतिविधि का पूरा समावेश होता है और कुछ दूर तक चलने वाले वाक्य सफाई के साथ पद्यों में बैठते चले जाते हैं। एक संबंध सूत्र में बद्ध कई अर्थ समूहों की एक समन्वित भावना व्यक्त करने के लिए ही ऐसी भाषा अपेक्षित होती है। जहाँ एक दूसरे में असंबद्ध छोटी छोटी भावनाओं को लेकर वाक वैशिष्ट की झलक या चलचित्र ही छाया दिखाने की प्रवृत्ति प्रधान होगी, वहाँ भाषा की समन्वय शक्ति का परिचय न मिलेगा। व्यापक समन्वय के बिना कोई ऐसा समन्वित प्रभाव भी नहीं पड़ सकता जो कुछ काल तक स्थायी रहे। स्थायी प्रभाव की ओर लक्ष्य इस काव्यधारा में बना हुआ है। दूसरी बात जो इस धारा के भीतर मिलती है, हमारे यहाँ के प्रचलित छंदों या उनके भिन्न भिन्न योगों से संगठित छंदों का व्यवहार। इन छंदों की लयों के भीतर नाद सौंदर्य की हमारी रुचि निहित है। नवीनता में बट्टा लगने के डर से ही इन छंदों को छोड़ना सहृदयता से अपने को दूर बताना है। नई रंगत की कविताओं में जो पद्य या चरण रखे जाते हैं उन्हें प्रायः आलापने की जरूरत होती है, पर ठीक लय के साथ कविता पढ़ना और आलाप के साथ गाना दोनों अलग अलग हैं। इस धारा में कल्पना और भावात्मिका वृत्ति अधर में नाचती तो नहीं मिलती है, पर बोध वृत्ति द्वारा उद्घाटित भूमि पर टिककर उसकी मार्मिकता का प्रकाश करती अवश्य दिखाई पड़ती है। इससे कला का कुतूहल तो नहीं खड़ा होता, पर हृदय को रमाने वाली बात सामने आ जाती है। यह बात तो स्पष्ट है कि ज्ञान काव्य के ही संचरण के लिए रास्ता खोलता है। ज्ञान प्रसार के भीतर ही हृदय प्रसार होता है और हृदय प्रसार ही काव्य का सच्चा लक्ष्य है।
अतः ज्ञान के साथ लगकर ही जब हमारा हृदय परिचालित होगा तभी काव्य की नई नई मार्मिक अर्थभूमियों की ओर वह बढ़ेगा। ज्ञान को किनारे रखकर उसके द्वारा सामने लाई हुई जगत और जीवन के नाना पक्षों की ओर न बढ़कर यदि काव्य प्रवृत्त होगा तो किसी एक भाव को लेकर अभिव्यंजना के वैचित्र प्रदर्शन में ही लगा रह जाएगा। इस दशा में काव्य का विभाव पक्ष शून्य होता जाएगा, उसकी अनेक रूपता सामने न आएगी। इस दृष्टि से देखने पर यह कहा जा सकता है कि धारा एक समीचीन पद्धति पर चलती है। इस पद्धति के भीतर इधर आकर काव्यत्व का अच्छा विकास हो रहा है, यह देखकर प्रसन्नता होती है। अब इस पद्धति पर चलने वाले कुछ प्रमुख कवियों का उल्लेख किया जाता है। पहले ठाकुर गोपाल शरण सिंह, ठीक है। तो ठाकुर गोपाल शरण सिंह जी को हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे यहाँ से, ठीक है। ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी, इसलिए अब हम लोग यहीं अपनी वाणी को विराम देते हैं। आपको हमारा प्रयास कैसा लग रहा है कृपया अपने कमेंट में ज़रूर बताएं। और हाँ, यह अगर आपको उपयोगी लगे तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। और हाँ, सारे पूरे रामचंद्र शुक्ल के ग्रंथ को अगर आपको पढ़ना है, हिंदी साहित्य के इतिहास को, तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर शुरू से आप इसका वाचन सुन और पढ़ सकते हैं। राधे राधे दोस्तों।